यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो पंछी से कैसे बना आशियाना, बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान। तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हर्षित सिंह नेशनल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम विद्युत धारा के इस चैप्टर में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन वाला टॉपिक क्या है, सब कुछ जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रतिरोधों का संयोजन, सबसे पहले आपको हमने बताया था प्रतिरोध कैसे होता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध को, याद होगा? तो देख लीजिए एक बार। प्रतिरोध को हम ऐसे कुछ प्रदर्शित करते थे, ऐसे कुछ इस प्रकार हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा प्रतिरोध है। अच्छा, इसके संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी हमको? प्रतिरोध के संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? तो प्रतिरोध के संयोजन की जरूरत हमको इसलिए पड़ी, मान लीजिए हमारे पास 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 6 ओम का प्रतिरोध है। तो 2 प्रतिरोध हैं, वहां 3 प्रतिरोध हैं और हमको चाहिए 8 ओम के प्रतिरोध की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को जोड़ करके एक नए प्रतिरोध का निर्माण करेंगे। वो आपको सिखा देंगे कैसे करेंगे, आप अंत तक वीडियो को देखिएगा। कैसे हम 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके अलग प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आई? तो ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं? कोई पूछे तो आप बताएंगे प्रतिरोधों का संयोजन इसलिए किया जाता है, उपलब्ध प्रतिरोध से आवश्यक प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। लिख दें तो प्रतिरोधों का उपलब्ध प्रतिरोध से, किससे? उपलब्ध प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं? उपलब्ध प्रतिरोध से आवश्यक प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध का संयोजन करते हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, प्रतिरोधों का संयोजन हम 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। तो जानेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार। क्या? प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार। 3 प्रकार से प्रतिरोध को संयोजित करते हैं। नंबर 1 आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 2 पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और तीसरा आपका होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मिश्रित क्रम संयोजन। बात समझ में आई कि नहीं? 3 प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बेटा? देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपके प्रतिरोध होते हैं, मान लीजिए 2-3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध कोई हैं, उनको हमको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन करने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इस कदर 2-3 प्रतिरोध अगर जोड़ दें हम, मतलब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से उसके आगे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर उसके
दूसरे सिरे से उसके आगे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा अगर जोड़ दें तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगर इस आपको कोई इसकी परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन वो प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी ऐसे होगा, आपका ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध हैं आपके R1, R2, R3। इनको हम श्रेणी क्रम में संयोजित किए हैं। जैसे ये पहला प्रतिरोध का, ये मान लीजिए ये पहला प्रतिरोध है AB, ये आपका C, ये आपके D, 3 पॉइंट हैं। देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। हमने क्या कहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, फिर इसका दूसरा सिरा उसके आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आज इसके लिए हम फार्मूला निकालने वाले हैं। इस संयोजन के लिए सूत्र का निगमन करेंगे, डेरिवेशन है छोटा सा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो आगे हम इसको जोड़ देते हैं बैटरी से, बैटरी से, ठीक है। इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा? I धारा। तो हमको ये बताइए इसमें कितनी धारा बहेगी, इसमें और इसमें, मतलब R1, R2 प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में धारा क्या बहेगी? तो देखिए ये आपका इसमें भी कौन धारा बहेगी? I धारा, इसमें भी I धारा, इसमें भी I धारा बहेगी। क्यों? अगर आप धारा को पानी की तरह समझें, किसमें? पानी की तरह। क्या रास्ता एक ही है धारा को जाने का? क्या अगर पानी जाने के लिए एक रास्ता हो तो पूरा पानी वहीं से उधर से ही जाएगा? एक नाली बनी हो और पानी बह रहा हो तो पानी, सारा पानी उस नाली से ही बहेगा। अगर बीच में कोई दूसरा रास्ता होगा तो फिर 2 जगह बटेगा पानी, नहीं तो पानी नहीं बटने वाला आपका। ठीक उसी प्रकार आपकी जो धारा है यहाँ पर केवल एक ही रास्ता है, इसलिए पूरी धारा इधर से बहेगी। मतलब इसमें भी धारा का मान I होगा, इसमें भी धारा का मान I होगा, इसमें भी धारा का मान I ही होगा। मतलब I धारा इसमें और इसमें तीनों में बहेगी। तो नोट पॉइंट में लिखिए एक बात कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत रहती है, मतलब जितने भी प्रतिरोध होंगे सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी। बात समझ में आई? नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत होता है, अर्थात सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। ठीक है, चलो अब विभवांतर की बात आती है। तो विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। तो देखिए यहां पर एक विभवांतर इस प्रतिरोध का होगा कि दूसरा बिंदु यहां पर है, 2 बिंदु यहां पर हैं, फिर अगले 2 बिंदु के बीच का विभवांतर होगा, फिर अगले 2 बिंदु के बीच का विभवांतर होगा। तो यहां से विभवांतर अलग अलग होंगे। कैसे? इसमें जो विभवांतर होगा आपका, मान लेंगे इसका विभवांतर V1 है। कितना विभवांतर है? V1। इसका विभवांतर V2 है और इसका विभवांतर V3 है। मतलब पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है? किसका अंतर है? विभवों का अंतर है। क्यों? एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये, 4 बिंदु हैं। मतलब अलग अलग बिंदु पर विभव अलग अलग होने के कारण इनका विभवांतर भी क्या है? अलग अलग है। हम अलग अलग प्रतिरोध के लिए अब यहाँ ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है आप लोग जानते हो, ओम का नियम पढ़े हो क्या? V बराबर IR, यही आपका ओम का नियम था ना। तो आप लगाएं, हम यहां पर लगाएं किसका नियम? ओम का नियम। तो लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, ओम के नियम से यहां भी धारा I निकलेगी, याद रखना, यहां जो धारा आएगी I ही आएगी। तो ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I इंटू R, आप जानते हो। तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर निकालें तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या? विभवांतर, विभव पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए
क्या होगा पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान? विभवांतर का मान होगा V बराबर I का मान क्या है? वही I ही है पहले प्रतिरोध में, और प्रतिरोध क्या है? R1 है। तो क्या होगा? V I R1 किसके लिए है? B के लिए नहीं है, पहले प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध आपका V1 है, तो V1 बराबर I R1 होगा यहाँ पर। ठीक, फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए? दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए क्या होगा? V2 बराबर I R2, क्योंकि धारा इसमें भी I ही है, लेकिन विभवांतर और प्रतिरोध दोनों अलग अलग है। विभवांतर यहाँ पर V2 है और प्रतिरोध आपका यहाँ पर R2 है। देखिए यही इसी नियम का उपयोग कर रहे हैं हम। B के स्थान पे यहाँ पर V1 पहले प्रतिरोध में, I के स्थान पे I ही है और R के स्थान पे R1 है। वैसे ही दूसरे प्रतिरोध में B के स्थान पे V2 है, I के स्थान पे I ही है, और क्योंकि धारा समान बह रही है इसलिए I है, और R2 के R के स्थान पे यहाँ पर R2 है। तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा? तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3, B का मान क्या होगा? V3 बराबर IR3। दिख रहा है कि नहीं आपको? चलो अच्छा, यदि हम इसका तुल्य प्रतिरोध बनाएं, क्या बनाएं? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि हम तीनों प्रतिरोध की जगह कोई एक प्रतिरोध लगा दें। इन तीनों, ऐसा प्रतिरोध लगाएं जो इन तीनों प्रतिरोध का अकेला काम करता हो। देखिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे इसका हम तुल्य प्रतिरोध का चित्र बनाना चाहें इसके आगे, तो तुल्य प्रतिरोध का चित्र ऐसे बनेगा कुछ कि हम इन सब के स्थान पे केवल एक प्रतिरोध का यूज कर रहे हैं। उस प्रतिरोध का नाम है R बराबर है R1 R2 R3 के, जो आपका तुल्य प्रतिरोध है। अब तुल्य प्रतिरोध के लिए तुल्य विभवांतर भी होगा। अब जो विभवांतर इनका होगा वह तीनों विभवांतर के बराबर होगा, मतलब V होगा। क्या होगा? विभवांतर V। धारा I इसमें बह ही रही है, ये आपका प्लस माइनस बैटरी है। अब तुल्य प्रतिरोध का चित्र है, किसका है? ये जो प्रतिरोध ये R होगा, ये R तुल्य होगा, ये जो V होगा V तुल्य। तुल्य का मतलब ये होता है इनके बराबर, R1 R2 R3 के बराबर ये अकेले R है, V1 V2 V3 के स्थान पे V है। तो बात समझ में आई? तो लिख, परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर विभवांतर V है। तो ये आपका जो V होगा, V किसके बराबर है? V1 V2 V3 के। किसके बराबर है? V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको अलग कर लीजिए यहाँ से, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। ठीक, चलो अब हम यहां से क्या करेंगे? V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान रखेंगे। ठीक है, अगर इसको इस समीकरण बना लीजिए, समीकरण 1 ये आपका, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3। और तुल्य प्रतिरोध का अगर हम बना ओम का नियम लगाए यहाँ पर, इस तुल्य प्रतिरोध में ओम का नियम लगाया जाए तो क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध का ओम के नियम लगेगा। ओम का नियम होता है B बराबर I R, और इस तुल्य प्रतिरोध में V का मान भी V है, I का मान I ही है, R का मान R है। इसको समीकरण हम 4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समीकरण 4। तो समीकरण 1 2 3 4 से सबका मान उठाकर रखना है, कहां पे? यहां पे। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से मान रखने पर यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 2 3 4 से मान रखेंगे। समीकरण 4 से V का मान देखिए क्या है? IR है। तो समीकरण 4 से V का मान IR के बराबर है। समीकरण 1 से V का मान, V1 का मान कितना है? देखिए यहां पर IR1 है। और समीकरण 2 से V2 का मान कितना है? IR2 है। समीकरण 3 से V3 का मान कितना है?
IR3 है। चलो आगे देखते हैं, क्या तीनों में I कॉमन है क्या? तो I कॉमन कर लेंगे, IR के बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। I इधर भी अगर हम I को इधर गुणे में इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, और भाग में आ जाएगा तो I से I कैंसिल हो जाएगी, तो I से I बराबर की इस तरफ अगर दोनों प्लस में हो तब भी कट जाता है। I से I क्या है, कट जाएगा, प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, ये सेम चिन्ह के साथ बराबर के इधर उधर हो कोई संख्या तो कट जाती है, कोई भी चीज हो। R किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यही श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों में यही फार्मूला आता है प्रतिरोधों के लिए, R जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में यहां से हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में बराबर होता है। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका R तुल्य आया, कौन आया, R, यहां पर R जो तुल्य आया, भाई हमने R तुल्य ही तो निकाला है, यहां पर R तुल्य, यह क्या था आपका R तुल्य प्रतिरोध से आया था ना, जो हम संरचना बनाए थे तुल्य परिपथ का, जो R तुल्य आया आपका, वह R तुल्य किसके बराबर हुआ, R1 R2 R3, मतलब तीनों प्रतिरोध जो आपके लगे थे R1 R2 R3, इन तीनों के योग के बराबर आया तुल्य प्रतिरोध ना, तो वही कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, नोट पॉइंट पे लिख लेंगे उनको भी, नोट पॉइंट बना करके ऐसे ही। क्या है नोट पॉइंट? नोट पॉइंट में पहला पॉइंट यह है कि धारा आपकी I नियत होती है, किसमें, श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है, फिक्स होती है, जो एक में बहेगी वही दूसरे प्रतिरोध में, वही तीसरे प्रतिरोध में। दूसरा, जैसे हम मान लें कि तीन प्रतिरोध दे दिया जाए आपको, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। क्या निकालिए? तुल्य प्रतिरोध। तो R तुल्य निकालने के लिए आपसे कह दिया जाए, तो आप R तुल्य निकालने के लिए फार्मूला भी बताया गया, R तुल्य बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला बताया गया। मान रखिए जरा इन सब का, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 2 6, 6 3 6 4, 4 कहां, 3 2 5, 5 4 9, 9 ओम आया आंसर। क्या आया? R जो तुल्य आया, मतलब हम अगर श्रेणी क्रम में 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को जोड़ें तो वह जो है पूरा 9 ओम के प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब दो प्रतिरोध ले लें, एक 9 ओम का प्रतिरोध और अलग अलग 3 प्रतिरोध लें, एक 2 ओम का हो, एक 3 ओम का हो, एक 4 ओम का प्रतिरोध हो, तो उन प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो जो 9 ओम का प्रतिरोध है वह बराबर है उन दोनों के। मतलब 9 ओम का प्रतिरोध जो है अकेला काम करता है R1 R2 R3 के प्रतिरोध के बराबर। ठीक, अगर उसी प्रकार कहते हैं जैसे कि 10 मजदूर किसी एक काम को एक दिन में करते हैं, 10 मजदूर किसी एक काम को एक दिन में करते हैं और एक मजदूर उसी काम को एक दिन में करता है, तो हम कहेंगे कि 10 मजदूर की तुलना में तुल्य है एक मजदूर जो क्या करता है, एक काम एक दिन में काम करता है। भाई 10 मजदूर मिलकर के वही काम एक दिन में कर रहे हैं, वही काम वह व्यक्ति अकेले कर रहा है, तो 10 मजदूरों की तुलना में कौन सा बराबर, कौन है, एक मजदूर हुआ आपका। बात समझ में आई? तो वैसे ही एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो जो आपका सबसे बड़ा इसमें प्रतिरोध होगा उससे भी ज्यादा मान आता है। जैसे कहने का मतलब यह है, इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा है, R3 है जो 4 ओम का है। अब इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो वैल्यू आएगी वह सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी अधिक आई है। देखिए ये सबसे बड़ा प्रतिरोध 4 ओम का था, यहां पर 9 ओम, मतलब इससे बड़ी भी वैल्यू आई है। कहने का मतलब यह है कि जब आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ोगे तो जो आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा
श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक उसकी वैल्यू होगी, उसका मान उससे भी अधिक होगा। बात समझ में आई? आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको उसमें पढ़ाएंगे पार्श्व क्रम संयोजन। यदि आपको समझ में आया हो श्रेणी क्रम संयोजन तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे नोटिफिकेशन मिल जाए।